गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट और डायमेंशंस पढ़ चुके हैं पहले ही। तो वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड सी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ different physical quantities and what are the principles of dimensional homogeneity। मतलब इन्हें फिजिकल फार्मूला जो होता है तो डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए। मीन्स एवरी टर्म which are separated in an equation by equality sign or plus or minus sign must have same dimension। डायमेंशन समझ चुके हैं। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। और डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग बेस यूनिट्स को डिफरेंट पावर से रेज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। जैसे फोर्स हो गया तो फोर्स इजिकल टू, हम जानते हैं फिजिकल टू एम ए होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। और मास जो हो गया एम, वो किलोग्राम में होगा तो एम हो गया उसका डायमेंशन। एक्सीलरेशन के हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखने के लिए कहेगा तो एम एल टी माइनस टू। और उसमें एम का डायमेंशन क्या है? वन है। एल का डायमेंशन क्या है? वन है। टी का डायमेंशन क्या है? तो माइनस टू है। तो बेस यूनिट्स में हम लोग बता चुके हैं। लेंथ होता है उसका मीटर होता है, मास होता है उसका किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। टाइम हो गया उसको टी से डिनोट करते हैं, वो सेकेंड में होना चाहिए। उसके बाद करंट एम्पियर से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर हो गया वो केल्विन से डिनोट करते हैं। और अगर नंबर्स है तो उसको मोल में डिनोट करते हैं। जैसे मोल होता है 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम एटॉमिक वेट और 1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ। और मोलिकुल रहेगा तो मोलिकुलर वेट रहेगा, एटम अगर रहेगा तो एटॉमिक वेट रहेगा। तो ये हो गया 6.022 10⁻23 एटम्स और मोलिकुल्स। ये हो गया। कैंडिला हो जाता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का होता है एसआई यूनिट। तो बस इतना ही बेस यूनिट्स है। फिर से एक बार देख लेते हैं बेस यूनिट्स क्या क्या है। बेस यूनिट्स मास, इसको केजी से, इसका जो होता है यूनिट एसआई यूनिट हम ही यूज करते हैं इसमें। केजी तो इसको एम से डिनोट करते हैं। मास, लेंथ मीटर में रहता है तो लेंथ है तो इसको एल से डिनोट करते हैं। टाइम हो गया, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है तो इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद हो गया करंट अगर है तो करंट को हम लोग एम्पियर करंट का इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग एम्पियर से, ये भी ये टेम्परेचर हो गया तो इसको हम लोग केल्विन से, तो ये के से ही डिनोट करते हैं। अब हो
here luminous intensity. Luminous intensity. इसको कैंडेला से, इसको CD से हम लोग डिनोट करते हैं। और उसके बाद हो गया मोल नंबर, तो ये तो एवोगाड्रो नंबर से डिनोट करते हैं नंबर। इसका हम लोग वैल्यू हो जाता है 6.022 10⁻23 ये मोल को, ठीक है। ये बेस यूनिट्स हो गया है। अब अगर किसी का डायमेंशनल कोई भी फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट मे बी फोर्स, वर्क, एनर्जी, acceleration, velocity, some anything else, acceleration due to gravity, surface tension, viscous viscous forces, all physical quantity can be represented as a function of all basic quantity, basic all base units raised to different powers, ml t minus 2 जैसे बोले अभी फोर्स का होता है एफ का, तो इसमें 1 हो गया मास का डायमेंशन, 1 लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया 1, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया -2, these are dimension, while this formula is dimensional formula of force, ये हो गया dimensional formula of force, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ डायमेंशंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज ऑफ डायमेंशन, एक होता है होमोजेनिटी, homogeneity of dimensions in an equation. If in a formula or physical equation, different terms are separated by sign of equality, addition or subtraction. Then each
different, each terms must have same dimension, same dimensions or same dimensional formula. मीन्स हो गया इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओनली सिमिलर फिजिकल quantities can be added or subtracted. मतलब velocity can be added with velocity. Velocity cannot be added with force. Added with acceleration. और डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी के साथ ही जोड़ा जा सकता है. उसी तरह एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन के साथ ही जोड़ा जा सकता है. डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ ही जोड़ा जा सकता है. तो ये होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन ये कहता है इफ इन ए फॉर्मूला ऑफ फिजिकल इक्वेशन different terms are separated by a sign of equality, addition or subtraction, then each terms must have same dimensional formula. डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है वो भी सब में एक्यूरेट आ जाएगा. वो फॉर्मूला में जैसे दिया हुआ है उसी तरह आ जाएगा. जैसे इस तरह if a particle is moving with constant uniform acceleration, then displacement is given by s is equal to ut plus half at square. तो डिस्प्लेसमेंट का जो s है डिस्प्लेसमेंट, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो डायमेंशन होगा उसी तरह इसका भी यूटी का भी डायमेंशन वही होगा. उसी तरह हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम होगा, सेम डायमेंशन होगा जिसमें जो कि डिस्प्लेसमेंट का होगा. एस का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है. यूटी का डायमेंशन क्या हो गया? यू हम लोग जानते हैं, यू वेलोसिटी स्पीड है, वेलोसिटी है. वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 होता है डायमेंशन. अब गुना कर दिए हम लोग यू इंटू टी, वेलोसिटी गुना टाइम, यू इंटू टी एल टी माइनस 1 इंटू टी, टी माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया एल टी पर पावर 0, तो एल हो गया. उसी तरह ए टी स्क्वायर है यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन का जानते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस 2, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी पर पावर 2, तो ये भी एल ही हो जाएगा. तो ये जो इसका जो डायमेंशन होगा, ये इसका, जबकि हर एक टर्म जो है या तो प्लस से सेपरेटेड है या इक्वलिटी साइन से सेपरेटेड है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो गया.
और अगर एक यूनिट, एक तो ये हुआ यूज जो इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन सही नहीं है। तो इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक करने के लिए दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है इक्वेशन करेक्ट, जबकि ये भी यू टी प्लस ए टी स्क्वायर ये भी सेम डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, जबकि हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया, हाफ तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसलिए नंबर है हाफ, हाफ डायमेंशनलेस है तो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इक्वेशन करेक्ट है ये जरूरी नहीं है। लेकिन डायमेंशनली इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो उसका डायमेंशन करेक्ट होना जरूरी है, डायमेंशनली उसको करेक्ट होना करेक्ट मस्ट है। तो ये चेक करने के लिए भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। ये एक मतलब ये एक यूज हो गया डायमेंशंस का, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि आप देखेंगे आगे बहुत चीज़ ऐसा है फार्मूला जो डायमेंशन हम लोग जान गए, उसी के आधार पर रिलेशन, फिजिकल रिलेशन फार्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए भी यूज करते हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जैसे हो गया आप देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन जैसे स्टोक्स लॉ, आप जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पहुंचेंगे तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी एक केस आता है, और एक स्फेरिकल बॉल किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जाए तो होता क्या है, लिक्विड अगर इसमें है तो इसमें अगर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए रेस्ट से, तो ये आते आते कि वेलोसिटी अटेंड कर लेता है वी नोट, जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है, जो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो होता है ये इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी increase in this region, but after it attains terminal velocity will remain constant। तो इसमें तो वो निकालने के लिए अब स्टोक्स लॉ कहता है, इस पर जो when a solid body moves in liquid, a force
ए विस्कस फोर्स, अगर वो तो टर्मिनल वेलोसिटी का बाद में देखेंगे डायरेक्शन। पहले होता क्या है, जो अगर स्टोक्स लॉ में कहता है, अगर इफ ए बॉडी इफ ए starts moving, if a solid body starts moving in fluid, then a force, viscous force, tries to, मतलब इसका सेम फंक्शन है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स का होता है, मतलब force tries to stop it, मतलब try to resist relative motion रिलेटिव मोशन, मतलब अगर फ्लूइड मूवमेंट में है तो उसके साथ ही बॉल चाहेगा जाने के लिए, उसको बॉल को रोकने का जो कोशिश करेगा, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन, तो वो होगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को निकालने के लिए जो हम लोग 6 पाई ईटा आर भी देखेंगे बाद में, तो वो निकालने के लिए डायमेंशनल फार्मूला का ही यूज होता है। हम जानते हैं कि फोर्स जो डिपेंड करेगा ईटा पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो उसी आधार पर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का ही यूज करके ये एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालने में भी जहाँ पे एक्सप्रेशन पता नहीं हो तो वहाँ पे भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं, वो आपको सवाल में हम बताएंगे एग्जाम्पल से। अब ये केवल समझ लीजिए इसका ये भी यूज होता है, जो इफ देयर इज नो एक्सप्रेशन correlation given between different, only we are knowing that the force is depending on these terms, then we can use dimensional formula to get the formula expression for force, formula for force। बस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, जैसे 6 पाई जो है वो कहाँ से आया, तो उसको बाय एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाल लिया गया है, तो मतलब किस चीज वो उसका कांस्टेंट का वैल्यू। तो एक हो गया डायमेंशन का यूज। दूसरा यूज होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर आपको दिया हुआ है ऐसा यूनिट्स में फोर्स का, यूनिट में फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, 1 न्यूटन दिया हुआ, तो अगर कहेगा इसको सीजीएस यूनिट में, मतलब कितने डाइन के बराबर होगा 1 न्यूटन फोर्स, मतलब इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। तो इसको निकालने के लिए डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हैं। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स को दिया हुआ है हम लोगों को एम एल टी माइनस 2, ऐसा यूनिट में हम लोग जानते हैं किलोग्राम मीटर एन माइनस 2, ये हो गया। और सीजीएस यूनिट में भी जानते हैं ग्राम सेंटीमीटर एन माइनस 2। तो 1 किलोग्राम को बदल लेंगे ग्राम में तो 10⁻3, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो कितना हो गया, यह हो गया ग्राम। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। सेकेंड है तो सेकेंड में ही रहेगा, ये तो सेकेंड। और उसके बाद उसी तरह ग्राम 1 ग्राम सेंटीमीटर 1 सेकेंड माइनस 2 हो गया, ये हो गया। तो 10⁻3 इंटू 10⁻2 10⁻5, ये कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटी, तो 10⁵ डाइन हो जाएगा। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, ये हो गया। उसी तरह
वर्क को भी हम लोग इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वो वर्क ऐसा यूनिट इज जूल। 1 joule is equal to how many अर्ग्स। अर्ग क्या होता है, ये हो गया सीजीएस यूनिट में वर्क का मतलब ये होता है, अर्ग होता है। तो अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग जानते हैं ml t-2, क्यों, क्योंकि ये हो जाता है मास एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट। मास का जानते हैं हम लोग m, एक्सीलरेशन का होता है L-2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर L, तो L/2 ये हो गया वर्क का। जूल है तो ये किलोग्राम में होगा, ये ऐसा यूनिट में जो हम जानते हैं मीटर में होगा, ये सेकेंड में होगा। मास होगा किलोग्राम में, लेंथ होगा मीटर में, टाइम होगा सेकेंड में। इसी को कन्वर्ट करना हमको ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड में, सीजीएस यूनिट में। तो 1 जूल इक्वल टू 1 ml स्क्वायर t-2। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। अब 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1 गुना 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 सेंटीमीटर, चूँकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देना है। तो ये ऐसे हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो ये हो गया 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सेंटीमीटर -2 को पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया मतलब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दूसरा इसका फंक्शन हो गया, दूसरा यूज हो गया इसका डायमेंशंस का कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। और हाँ, तीसरा हो गया तो फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। एक तो करेक्ट है कि नहीं फॉर्मूला, उसके लिए दोनों तरफ डायमेंशनली एक्यूरेट होना चाहिए, सिमिलर मतलब एग्जैक्ट, दोनों तरफ डायमेंशन बराबर होना चाहिए। और हर एक टर्म का डायमेंशन जो इक्वलिटी प्लस या माइनस साइन से जुड़ा हुआ उसका भी डायमेंशन बराबर ही होना चाहिए। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे ही हमको एक SI यूनिट से MKS यूनिट या फुट पाउंड सेकेंड यूनिट से बदलने के लिए कहेगा तो हम लोग बदल सकते हैं। तीसरा फंक्शन, थर्ड फंक्शन होता है इसका रिड्यूसिंग रिलेशंस
among physical quantities. जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है इफ यू आर से टू डिराइव टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये आपको दिया हुआ है टी इज प्रोपोर्शनल टू, टी किस चीज पर डिपेंड करता है, टी कहता है टी ये फंक्शन ऑफ, मान लीजिए टी ये फंक्शन ऑफ दिया हुआ है आपको एल जी मास ऑफ द पेंडुलम ना, मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम है, ये है इसका वेटलेस अनस्ट्रेचेबल मतलब कांस्टेंट लेंथ रहता है इसका स्ट्रिंग है। ये हो गया आपको पॉइंट मास, बॉब बोलते हैं, जो कि इसका मास एक जगह पर केंद्रित है, तो एक तो बॉल हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है इसको ऐसे करके हम लोग सर्कुलर मोशन होगा, ऐसे करके यहाँ पे लाए और यहाँ से छोड़ दिए, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए ये फ्रिक्शन लेस है, जहाँ पे ये करी लगा हुआ वहाँ भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, तो नो डिसिपेशन। और ये भी मान लेते हैं जो निर्वात में है, वैक्यूम में है, जो इसका भी प्रेशर एयर का भी फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन काम कर रहा है, निर्वात में रखा हुआ मतलब वैक्यूम वाला अति में रख दिया, तो इसको हिला दिए। तो अब ये टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर है हर एक चीज़ पर, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, इसका जो लेंथ होगा एल पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। अब आपसे बोला गया जो ये किस तरह डिपेंड करेगा, ये निकालिए, टाइम पीरियड जो है इस तरह डिपेंड करेगा, ये आपको कह दिया गया ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। अब आप एक्सप्रेशन निकाल करके हमको बताइए कि क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, तो आप देखिए कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड है तो टाइम ही है, ये सेकेंड में ही होगा, तो मान लीजिए ये के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी एम टू द पावर सी पे डिपेंड करता है। के इज कांस्टेंट और एल पर का पावर ए है, जी का पावर बी है, एम का पावर सी है, ये हम लोगों को निकालना है। टाइम पीरियड तो टी ही हो गया, तो टी को डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ लिख देंगे, के है ये कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये इसका डायमेंशन नहीं है, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा तय कर लेंगे कितना आता है। वो एल हो गया लेंथ हो गया, तो आ गया ये भी एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो है, कोई भी तरह का एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही है, तो इसका हम लोग जानते हैं L_T⁻² होगा, L_T⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये अब बॉब का मास है दिया हुआ एम तो केजी में होगा, तो इसको भी एम होगा, तो ये सी हो गया। अब देखिए इसका तो कोई डायमेंशन अथी है नहीं, तो ये वैसे भी पड़ा रहेगा, टी हो गया इक्वल टू एल ए इंटू एल टू द पावर बी टी टू द पावर -2b, इसको क्वेश्चन के अंदर ले जाएंगे तो एल पर पावर बी हो जाए,
टी पावर माइनस टू भी हो जाए इंटू एम टू द पावर सी हो जाए। अच्छा ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर डायमेंशन ले सकते हैं, इसको जीरो कर दिया, डायमेंशन इसका जीरो हो गया। तो एम टू द पावर सी एल टू द पावर ए प्लस बी टी टू द पावर माइनस टू बी इक्वल टू टी टू द पावर वन। वन है इस तरफ, ये टी है तो टी पावर वन लिख सकते हैं। और दोनों तरफ से कंपेरिजन कीजिए तो सी इक्वल टू जीरो हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस टू बी इक्वल टू वन हो गया। तो b का वैल्यू निकल गया माइनस हाफ, c का वैल्यू जीरो हो गया, a का वैल्यू माइनस बी इक्वल टू प्लस हाफ हो गया। हाँ इस तरह भी हम पढ़ रहे हैं। तो टाइम पीरियड, अब डायमेंशन फार्मूला का ये तीसरा यूज देख रहे हैं हम, रिड्यूसिंग रिलेशन एवं फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनली दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको पता है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो है वो लेंथ का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हो सकता है मास का कोई फंक्शन हो, क्योंकि तीन ही चीज़ है इसमें यहाँ पे, और फ्रिक्शन सबको हम लोग जीरो कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू है अभी। तो ये आया, तो टाइम पीरियड तो टी का टी हो गया, के का मान लीजिए के एल टू द पावर ए जी टू द पावर ए एम टू द पावर सी है। तो एल टू द पावर ए, एल लेंथ है तो ए हो गया, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही है, एल टी माइनस टू होगा इसका, टू द पावर बी, मास है तो एम हो गया एम टू द पावर सी। तो टी इक्वल टू हो गया एल ए टू द पावर बी एल टू द पावर बी टी टू द पावर माइनस टू बी एम टू द पावर सी। तो दोनों तरफ इक्वेटिंग द पावर ऑफ different terms on both sides। LHS और LHS में कंपेरिजन करेंगे तो m इस साइड तो जीरो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर जीरो एल टू द पावर जीरो टी टू द पावर वन। m जीरो है तो c इक्वल टू जीरो डायरेक्ट हो गया, a प्लस बी इस साइड l पर पावर जीरो है तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस टू बी इस साइड हो गया, यहाँ पे वन तो माइनस टू बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो इसीलिए ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू। तो ए बी और सी तीनों का वैल्यू हम लोगों को निकल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड टी इक्वल टू के एल टू द पावर हाफ जी टू द पावर माइनस हाफ एम टू द पावर जीरो। तो ये ऐसे हो गया कि एल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई जी टू द पावर हाफ। ये तो टी इक्वल टू हो गया के रूट अंडर एल बाई जी। के का वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट हम लोगों को निकल जाता है टी इक्वल टू टू पर के का वैल्यू और रूट अंडर एल बाई जी। तो एक्सप्रेशन निकल गया टाइम पीरियड का, जो कि सिंपल पेंडुलम के लिए है, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।